की भाषा, मन की भाषा, गढ़वाली कुमाऊनी जन की भाषा। पुरखों की भाषा, मन की भाषा, पुराणों की भाषा, मन की भाषा। संविधान अनुसूची में टक लगे कि आली गढ़वाली कुमाऊनी भाषा। संविधान अनुसूची में आली, संविधान ने 8वीं अनुसूची में आली। धन्यवाद। अब देव सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, अनुरोध करना चाहूँ आपसे कि आप एन प्रखर पत्रकार आप जिना देवभूमि की पुकार कर जबरदस्त। अरे उत्तराखंड, प्यारा उत्तराखंड। हाँ, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार। साथियों, ये कहा गया है केशव केशव कूकिए मत कूकिए असराई। सही चीज की मांग करनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे थे कि गढ़वाली कुमाऊनी जो सारी अब की बात हमारी मांग, ये तो हर बार होनी चाहिए। लोकतंत्र होता तो इस देश में हमारी यही मांग है भारत सरकार से। आप तो 8वीं अनुसूची के पिंजरे में जाने की सोच रहे हैं। हम उस पिंजरे में जो बंद है 2 दर्जन से अधिक भाषाएं, उन विचारों को आजाद करके उनको देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। और बहुत दुख की बात होती है, निर्लज भारत सरकार, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, तीसरे मोर्चे की रहे, कहते हैं कि यहाँ पे इस समय आजादी का क्या है, ये 75वां साल अमृत उत्सव। बहुत बेशर्मी से कहते हैं, शर्म भी नहीं आती है मूर्खों को। परंतु जब देखते हैं कि 75 साल हो गए, आज भी हम उन अंग्रेजी भाषा की गुलाम हैं। देश को अपना नाम तक नहीं मिला है। जिस 8वीं अनुसूची में जाने के शामिल होने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, उस अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को आज देश में न सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है, न देश में रोजगार मिलता है, न देश में सम्मान मिलता है, न देश में कोई वरीयता मिलती। अभी मैं इसमें देख रहा था जो 8वीं अनुसूची का यहाँ पे मांग करने वाला एक पुस्तिका है, उसमें अधिकांश लोगों ने हस्ताक्षर, बहुत कम लोग हैं जो भारतीय भाषाओं में करते, नहीं तो अंग्रेजी में ही लिखने देते हैं। बच्चों की शादी का तक कार्ड तक अंग्रेजी में लिखते हैं, अपना नाम तक भी अंग्रेजी में, क्योंकि गुलामी रग रग में भर गई है, 200 साल की गुलामी। अब इसमें अच्छा है कि मांग की जाए, उससे कुछ कवियों को फायदा हो जाएगा और कुछ साहित्यकारों को पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि जितनी अकादमियां हैं इस देश की, ये केवल भारत के हितों को रोंदने और भारतीय भाषाओं को रोंदने के अलावा कोई काम नहीं करती। हमने ये तमाम लड़ाई यहाँ पे 6 साल तक यहाँ लड़ी, 14 साल तक संघ लोक सेवा आयोग में लड़ी, और कम से कम कई 1 साल से ज़्यादा तक यहाँ से हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय पे हर कार्य दिवस पे जाके पदयात्रा करके ज्ञापन देते थे कि देश में भारतीय भाषाएं आजाद। परंतु भारतीय भाषाएं आजाद करने वाले लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बहुत अच्छी बात कही कि देश में गुलामी के प्रतीकों को हटाना चाहिए, और बहुत धूम धड़ाके से ये राजपथ का नाम कर्तव्य पथ भी रख दिया। परंतु ये सचिवालय बनना है जो केंद्रीय है, उसको सेंट्रल विस्टा हो गया, पता नहीं किस नाम, कौन सी भाषा में, भारतीय भाषा में सेंट्रल विस्टा। अगर विस्टा कर देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इस देश का पूरा शासन तंत्र केवल भारत की जड़ों में मट्ठा डालने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे बहुत करीब से देखा, इतने ये शासन प्रशासन के तंत्र लगा हुआ है, करोड़ों रुपये यहाँ खर्च होते हैं, इतने छोटे छोटे, पर यहाँ पे भारत विरोधी इतने नारे लगते। 6 साल तो हमने उत्तराखंड के लिए यहाँ पे धरना दिया। भारतीय इतिहास में, राज्य निर्माण के इतिहास में सबसे ज्यादा
अगर किसी भी मांग के लिए, किसी राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड, किसी भी राज्य की मांग के लिए देश की राजधानी आंदोलित हुई तो वो उत्तराखंड राज्य था, जिसने देश के अधिकांश राज्यों को आंदोलित किया। उसके बाद हमने भारतीय भाषाओं के लिए यहाँ पे धरना दिया। अब लोकतंत्र के नाम पे, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे यहाँ न्यायालय भी आ गया बीच में। न्यायालय ने कहा कि हर एक यहाँ पे जितना अच्छा है, यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, इसलिए धरने वालों को लठ मार के यहाँ से खदेड़ दो। और हम मनाते रहे दूसरी जगह कि भाई जलियांवाला बाग में जुल्म कर दिए। न कांग्रेस रोई, न बीजेपी रोई, न और पार्टियां रोई जो लोकतंत्र के नाम पे झंडे बरदार है। तो इसलिए हमारा ये कहना है, बहुत अच्छी बात है कि कहना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए हमें, परंतु हकीकत क्या है 8वीं अनुसूची की? हकीकत ये है कि उस अनुसूची के लोगों को केवल चरणामृत के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं चरणामृत भी नहीं, दूर से छिड़काव हो जाता है। तो ये देश में ये है 75 साल में शर्म आनी चाहिए देश के हुक्मरानों को। देश का नाम तक अभी ये नहीं। जिस इंडियन को कहते थे वो कि असभ्य लोग हैं, उनको और कुत्तों को अपने से दूर रखते हैं। माल रोडों पे भारतीयों को नहीं आने देते थे और कुत्तों को भी नहीं आने देते। कुत्ते भले ही वो पाल लेते होंगे परंतु भारतीयों को नहीं आने देते। आज वही इंडिया नाम हमने आत्मसात कर रखा है, भारत का नाम मिटा दिया। भारत के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं दूतावासों में, देश के जितने दूतावासों में खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, वो केवल भारत का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। वो भारत कभी नहीं मिटता। तो ये है भारतीय भाषाएं जब भाषा की अभिव्यक्ति की नहीं होगी। जहाँ तक आप ख्याल है कि उत्तराखंड के कभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि भी हवाई हैं, वो बोलते। अरे जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के लिए एक शब्द नहीं बोला हो, एक शब्द वहाँ की सरकारों ने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए काम किया है, कमजोर पैरवी करके। तो आप उन्हें स्वाभिमान, उन्हें तो केवल कुर्सी चाहिए, टोपी बदल दे। आज बीजेपी के, कल कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की, वो बदल सकते हैं, आप में जा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के छवि गैरसैंण कहाँ किया, भाषा अकादमी कहाँ गई, कोई मतलब नहीं। भाषा वहाँ क्या है कि वहाँ वोट लेने के लिए अच्छा तराई में कौन बसे हैं, उनकी भाषा को भी रखो जी, तीसरी भाषा उनकी होगी, उर्दू में भी ठीक काम हो रहा है वो, पर जो मूल भाषा है उसका कोई मतलब नहीं। तो उत्तराखंड की भाषा जब तक देश के नागरिकों में स्वाभिमान नहीं होगा, प्रदेश के नागरिकों में स्वाभिमान नहीं होगा। अभी किसी ने कहा था कि दिल्ली के इस बस्तियों के लोगों और उत्तराखंड के लोगों का स्वाभिमान बिल्कुल नहीं होता। ये शराब की बोतलों में वोट यही भी दे दी, हिमाचल में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ के प्रदेश के हित के लिए काम करने वाले लोग। तो हमारा ये मानना है कि ये मांग होनी चाहिए, पर सुनेगा कौन? कोंकणी को कर सकता है, क्योंकि उनको है कि जहाँ उनकी इच्छा हो वो अपने घर में तहसील बना सकते हैं, जिला बना सकते हैं। कौन शासक? और शासक बनाते नहीं। किस निकम्मे आदमी को हमने शासक बना दिया, जैसे खंडूड़ी जैसे, तिवारी जैसे। अभी इसमें उन्हें एक बात, भाषा कैसे होगी? भाषा कैसे होगी? भाषा कैसे होगी? भाषा इसलिए नहीं होगी कि स्वाभिमान नहीं है हमारे आदमी में। अगर ये है कि जिन्होंने उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा डालना है उनको सम्मान करना है, तो भैया भाषा हो, अंग्रेजी में काटो या हिंदी में काटो, अगर कटना ही जनता को है तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने हमारे पूरे आत्मसम्मान को रोंदने वाले लोगों को रोंद दिया हो, उन्हें बरी कर दिया, और उनके लिए आवाज उठाने वाले लोग हों, तो मैं उनको नमन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस भाषा की लड़ाई को इसी प्रकार से ले जाएं कि अपने स्वाभिमान को मिटाने वालों के लिए अगर कहीं पे एक शब्द कहा जाए तो उस पर आवाज उठाओ, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इन तमाम साथियों से बड़ा अनुरोध है, और हमने ये काम बहुत किया, ये आज की नहीं है। हमने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। तो इस मामले को जब तक मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा
और मजबूती से कौन लड़ता है जब वोट बैंक में तब्दील। आज क्या कारण है कि 10% जो जनसंख्या दिल्ली में रहती है उत्तराखंड की, उसको 25 सीट भी कोई पार्टी नहीं देती है। 10% इसलिए नहीं देती है कि हम अपने सम्मान के लिए खड़े होने वाले लोग नहीं है, अपनी संस्कृति के लिए खड़े होने वाले लोग। हम जब तक अपने सम्मान, हमारे यहाँ शादियों में बैंड बाजा क्यों बजता है, अपने पारंपरिक क्यों नहीं बजता, या खान पान में वो क्यों नहीं, इसलिए बजता है कि हम अभी पिछड़े टाइप के लोग हैं। भले ही सरकारी नौकरी करते तुम हिलाते हुए हम किसी के भी वो हो जाए, हमें यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस मिल जाए, पर अपने आत्मसम्मान के लिए उत्तराखंड राज्य बनाने वालों को कोई भी समाज का अधिकांश कार्यक्रम में कहीं मंचों तक नहीं बुलाता है। प्रॉपर्टी डीलरों को, सारे चोर उच्छकों को बुला देंगे, परंतु अपने आत्मसम्मान के लिए, रक्षा करने के लिए भाषा आत्मसम्मान के बिना नहीं आती है। 8वीं या 10वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में भी राज परिवार अंग्रेजी नहीं बोलता था, वो फ्रेंच बोलता था। जब वहाँ की जनता जागी तो राज परिवार को भी बोलना पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर जब उत्तराखंड की जनता में स्वाभिमान होगा, पार्टियों की दलगत राजनीति को छोड़ के वो उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, तो 8वीं अनुसूची में भी आएगी और उत्तराखंड के हित को भी वहाँ पे लागू होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है आप लोग ये कर रहे हैं, हम आपके साथ आए, आपके साथ नहीं, ये हमारी मांग है और हम कई दशकों से इस मांग पे लगे हैं। और साहित्यकारों को अभी एक बात मैं अवश्य बोल दूंगा, चाहे भले रहे, साहित्यकार वही श्रेष्ठ होता है कि जो शासकों के कुशासन के खिलाफ अपनी रचनाएं करे। केवल मंचों पे लिफाफा लेने या पट्टा बांधने के लिए नहीं, साहित्यकार वही कालजयी होता है जो केवल कुशासकों के खिलाफ लिखने का मादा रखे और वो अपनी लेखनी को, अपने समय को, अपने जीवन को और अपने समाज को दिशा देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि तमाम बड़े साहित्यकारों ने मुझे बुलाया। धन्यवाद।